नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले क्लास में कर रहे थे बिहार एसएससी के सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे ना। और उसमें से एक सेट कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देखिए, मजा करिए, है ना। और आज करेंगे सेट दूसरा। तो सेट दूसरा का उससे भी अच्छा रहेगा, उससे भी धमाकेदार डिस्कशन रहेगा। तो है ना, बिहार एसएससी के जो अभी इंटर लेवल का एग्जाम का डेट दिया हुआ है ना, उसका करेंगे सिर्फ जीके जीएस का सेट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसमें से बहुत एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ जहाँ पे लगेगा कि ट्रिक की जरूरत है तो वहाँ पे ट्रिक करेंगे, जहाँ पे लगेगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, है ना। तो अच्छा, उसमें जहाँ जहाँ पे ट्रिक आएगा तो ट्रिक मजेदार मजेदार करेंगे, है ना। तो इसको आप देख के इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी आइए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है? ये जो आप लगाते होंगे टेक्स्ट बुक का जो सेट दिया हुआ है, 25 सेट, है ना। उसमें कई तरह के सेट दिए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे जो टेक्स्ट बुक में 25 सेट का दिया हुआ ग्रुप है ना, उसमें से नीचे से देखेंगे आप तो सेट 1 मिलेगा, और सेट 2 में मतलब नीचे से उसका सीक्वेंस दिया हुआ है ना। तो वहां पे सेट दूसरा का रहेगा डिस्कशन आज। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो बहुत चिर परिचित क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। इसका अर्थ होता है क्या? सत्यमेव जयते। ये तो बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारत का मतलब तो जानता है इसको, है ना, तो आप भी जानते ही होंगे। तो इसका अर्थ था क्या? सत्यमेव, सत्य की ही जीत होती है। एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भगवान का अपना देश। भगवान का अपना देश भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, केरल राज्य को कहा जाता है क्या? भगवान का अपना देश। उसी में से एक ऑप्शन है भारत का हृदय। हाँ, भारत का हृदय कहा जाता है, भारत के एक शहर है भोपाल, मध्य प्रदेश, है ना। तो ध्यान रखेंगे, भारत का हृदय कहा जाता है किसको? भोपाल को। और एक और ऑप्शन नंबर 4 में है एक नया अनुभव। एक नया अनुभव जो है ना, झारखंड के पर्यटन क्षेत्र का टैग लाइन है, एक नया अनुभव, है ना। तो ये सब कुछ बात आप याद रखेंगे। इसके अलावे कुछ कुछ और बातें जो हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, वहां से कुछ कर लेते हैं। जैसे एक हो गया था सत्यमेव जयते का अर्थ, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे, उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर, गुरु के समीप बैठकर दीक्षा लेना, मतलब उसे सीखना, है ना। तो ध्यान रखेंगे हो जाएगा। एक कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा आपको अस्तो मा सतगम्य। अस्तो मा सतगम्य का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर चलिए, या तो असत्य से सत्य की ओर चलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। अस्तो मा सतगम का अर्थ ये हो जाता है। कहीं कहीं पे आपको रहेगा लिखा हुआ आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होगा क्या? श्रेष्ठ या उच्च होता है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा पुरंदर का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखेंगे, इतना भी बता रहे हैं, ये सब सब का सब इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है। और हिस्ट्री का एनसीईआरटी का ये मेन लाइन है, तो इसको भूलेंगे नहीं। हाँ, बोल रहे थे कि कहीं कहीं पे दिखेगा आपको पुरंदर का अर्थ क्या होता है ना। ऋग्वैदिक काल में पुरंदर जो है उनके देवता को माना जाता था, और युद्ध के देवता को बोलते थे क्या? पुरंदर। तो पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। तो दुर्ग को तोड़ने वाला का अर्थ होता है क्या? पुरंदर, है ना। इसके अलावे कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा, जैसे पहले के जमाने में, है ना, वैदिक काल में, या बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के होता था यज्ञ, है ना। जिसको एक को बोलते थे वाजपेयी यज्ञ, एक को बोलते हैं राजसूय यज्ञ, और एक को बोलते हैं अश्वमेघ यज्ञ। तो इसका भी अर्थ पूछता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे, तीनों बार हम बोल देते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है अश्व की बलि देना। ठीक। दूसरा बोले हैं वाजपेय यज्ञ। वाज का मतलब होता है बाहु, जिसके बाहुबल की पूजा होती है, मतलब कि उसमें बल की या शक्ति की पूजा होती है, जिसको बोलते हैं वाजपेय यज्ञ। और एक बोलते हैं राजसूय यज्ञ, मतलब कि राजा के संस्कार के बारे में उसमें बात किया जाता है। राजा के संस्कार का मतलब होता है राजसूय यज्ञ। तो इस तरह से कुछ कुछ जो इतिहास के चुनिंदा क्वेश्चंस थे, उसको हम लेके आए हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 1। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1929 में मतलब किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। हाँ, 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि 1929 में अध्यक्षता किए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे, है ना। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज के मांग किया गया था। और इसी के तहत, इसी के आधार पर 1930 में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था भारत में। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक, हाँ, तो इसको यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 9 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये तो करंट अफेयर 2024 का तो नहीं पूछेगा, चूंकि 26 आ गया है तो 25-26 का पूछेगा, तो हालांकि इसका आंसर कर देते हैं। इसका आंसर है अंतर सिंह आर्य, है ना। तो ध्यान रखेंगे, एसटी जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, इसका अध्यक्ष थे 24 में कौन, अंतर सिंह आर्य। 4 क्वेश्चन में है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी। हाँ, अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, इसलिए कि दुनिया में सबसे फेमस है सूती कपड़ा जहां बनता है वो है इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर, है ना। तो उसी के तर्ज पर अहमदाबाद में जो सूती कपड़ा का, सूती वस्त्र का उद्योग लगाया गया बहुत बड़े पैमाने पर, इसलिए अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, है ना। तो ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद में जो पहला सूती कपड़ा लगा था वो लगा था 1861 ईस्वी में। थोड़ा सा जान लेते हैं कपड़ा इतिहास के बारे में, क्या क्या कहता है इतिहास। अगर बात करें सूती कपड़ा का पहला कारखाना भारत में, तो पहला कारखाना लगा था 1818 ईस्वी में कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे, पहला कारखाना सूती कपड़ा का कलकत्ता में लगा था, जो असफल हो गया था, फेल हो गया था, तो इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसको याद रखना है आपको। दूसरा बजट लगाया गया था 1954 में लगाया गया था मुंबई, है ना, 1954 में मुंबई में, है ना। ध्यान रखेंगे, नानाजी काबसजी डावर के द्वारा लगाया गया था ये, है ना, और ये सफल हुआ था। तो सफल पहली बार मुंबई में 1854 में। और यहाँ पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन अहमदाबाद में, तो यहाँ पे लगाया गया था 1861 ईस्वी में पहली बार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसको कहा जाता है क्या, भारत को बोला जाता है भारत के सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई को। और अगर रहेगा भारत का मैनचेस्टर किसको है, तब बोला जाता है किसको, अहमदाबाद को, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। हाँ, एक उपन्यास, बहुत फेमस उपन्यास था, जब चला था, है ना। उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका लेखक है अरुंधति राय। इसका लेखक कौन, अरुंधति राय। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ खुशवंत सिंह 2 बुक लिखे, बहुत फेमस, जो हर बार पूछता रहता है। एक लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक लिखे हैं ट्रूथ लव एंड लिटिल मलाइस। इसका खुशवंत सिंह का 2 बुक है। एक है अरविंद अडिगा, ये लिखे हैं बहुत फेमस बुक, जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। तो द व्हाइट टाइगर का लेखक हो जाएगा कौन, अरविंद अडिगा। और एक लिखे हैं किरण देसाई का भी एक बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई का बुक है, इसमें पुरस्कार मिल चुका है। तो ये सब का जो बहुत फेमस बुक है वो सब कर लिए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा नागरिकों का 9वां मौलिक अधिकार है। हाँ, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 4 के काम में दिया गया है, जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को, है ना। और ध्यान रखेंगे, भारत में अभी वर्तमान में कुल मिला के मौलिक कर्तव्य कितना है, तो मौलिक कर्तव्य 11 को है। पहले था 10, 1976 से पहले था 10 को, लेकिन अब हो गया है 11 को। उसमें पूछ रहा है 9वां कर्तव्य कौन है, तो 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है 9वां, हो सकता है कहीं पे और कुछ पूछ दे, तो ये बेहतर यही होगा कि आप 1 से लेकर के 11 कर्तव्य को आप कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे आप करेंगे, वैसे लिखेंगे तो याद रह जाएगा। लेकिन सोचेंगे बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहता है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहता है, तो ऐसा तो नहीं होगा। सुनिए कैसे किसी को लिखना करना है। ठीक है, देखो, अगर बोले पहला कर्तव्य, तो पहला कर्तव्य हम बोलेंगे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज। क्या बोले, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज, इस सब का सम्मान करना है। कर्तव्य नंबर पहला। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की उपासना और उसकी इज्जत करना। ये हो गया कर्तव्य नंबर दूसरा। कर्तव्य नंबर तीसरा हम रखेंगे 3 शब्द, एकता, अखंडता और संप्रभुता। ये इस तीनों के सम्मानित करना, उपेक्षा नहीं करना, इसके है कर्तव्य नंबर तीसरा में।
कर्तव्य नंबर चौथा में रखेंगे दो बात, एक रक्षा और एक सेवा। एक रक्षा और एक सेवा, मतलब कि जब जरूरत पड़ेगा देश की रक्षा भी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो देश की सेवा भी करेंगे। ये था कर्तव्य नंबर 4। कर्तव्य नंबर 5 में आपको रखना है, 5 नंबर कर्तव्य में आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म ईसाई करना करते हुए आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, कर्तव्य नंबर 5। कर्तव्य नंबर 6 में है कि भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना और उसका पालन करना, कर्तव्य नंबर 6। कर्तव्य नंबर 7 में हो जाएगा नदियां, वन, झील, पर्यावरण, इस सब की सुरक्षा करना, हो जाएगा कर्तव्य नंबर 7। कर्तव्य नंबर 8 में होता है वैज्ञानिक भावना और मानवतावाद को बढ़ावा देना, कर्तव्य नंबर 8। और कर्तव्य नंबर 9 में यही है कि सार्वजनिक संपत्ति को मतलब कि सुरक्षा करना और अहिंसा ना फैलाना, कर्तव्य नंबर 9। और कर्तव्य नंबर 10 में हो जाएगा कि कोई व्यक्ति या समूह जो है लगातार उत्कृष्ट प्रयास करे जिससे देश तरक्की करे, देश अग्रसर करे, कर्तव्य नंबर 10। और कर्तव्य नंबर 11 में है कि हर एक राज्य के गार्जियन को या राज्य का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। ये था 11वां कर्तव्य। तो 11वां कर्तव्य को किस किस में क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि आजकल सीजीएल का देखते हैं सेट, तो उसमें पूछता रहता है कौन 5वां कर्तव्य क्या है, 6ठा कर्तव्य क्या है, इस तरह से तो आपको देखना है। और अभी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सतत विकास का अर्थ क्या है। देखिए, सतत विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? सतत विकास का मतलब सीधा सीधा एक बात रखेंगे, सतत विकास का मतलब होता है कि अपने संसाधनों का अभी तो यूज कर ही रहे हैं, तो अपने संसाधनों का अभी यूज करना और भविष्य के लिए उसको बचा कर रखना। संसाधनों का वर्तमान समय में भी उपयोग करना और ऐसा उपयोग करना ताकि भविष्य समय के लिए भी बचा रहे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब रखेंगे इसी में एक अर्थशास्त्री का नाम आता है ब्रुंडलैंड, है ना। तो ब्रुंडलैंड जो इसमें एक आयोग गठित किया गया था, उसमें बताया गया था कि ब्रुंडलैंड जो है इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ब्रुंडलैंड भी वही बोला है कि संसाधनों का अभी भी प्रयोग करना और भविष्य पीढ़ी के लिए बचाकर रखना। तो ध्यान रखेंगे ब्रुंडलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो इसी सतत विकास से ही संबंधित है। क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़ना है ये, और यहाँ सवाल बार बार बनते रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारतीय संविधान द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितनी आयु तक प्रदान किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। हाँ, ध्यान रखेंगे। देखो, ये जो निःशुल्क शिक्षा का वर्णन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वो आपको देखने को मिलेगा 3 जगह पे। एक मिलेगा आर्टिकल 21 के 1 में, एक मिलेगा आर्टिकल 21 के 1 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। एक मिलेगा आपको आर्टिकल 45 में, मतलब कि नीति तत्व में, और एक मिलेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था मौलिक अधिकार के रूप में, आर्टिकल 21 के 1 में। तो यहाँ तीनों ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश एक ही कोई इसका उच्च न्यायालय है और वो है दिल्ली, जो सबसे फेमस है। बाकी चंडीगढ़ का जो हाईकोर्ट पड़ता है वो पड़ता है चंडीगढ़ एंड पंजाब वाला। एक पड़ता है दादरा नगर हवेली, ये पड़ता है मुंबई का हाईकोर्ट, इसमें चला जाता है। और एक पड़ता है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार पड़ा जाता है कोलकाता में, कोलकाता हाईकोर्ट में इसका क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि चिपको आंदोलन से जुड़ा है। हाँ, चिपको आंदोलन से जुड़ा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वृक्षों की कटाई को रोकने से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन, है ना। 1973 में उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही थी, आदिवासी जंगलों का सफाया किया जा रहा था। उसी में से आदिवासी लोग में से एक नेता उभर कर आए जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो वही सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आपस में वहां के जनजाति क्या किए, जाके पेड़ से चिपक जाता था जब कोई पेड़ काटने आता था। तो यही आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़ा बढ़ गया। हालांकि बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोगों को काट भी दिया गया, सरकार इतनी बर्बर हो गई थी उस समय, लेकिन अंततः जीत हुई जनजातियों को। और ये आंदोलन अभी तक याद रखा जाएगा और भविष्य में भी याद रखा जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। किया गया था कहाँ पे? उत्तराखंड में। कब किया गया था? 1973 में। ये संबंधित था क्या? पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पेड़ में चिपकना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में है 11 में कि कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। हाँ, जिसको बोलते हैं एमएसएमई,
एमएसपी बोलते हैं, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका जो सिफारिश करता है, जो घोषणा करता है, उसको वो करता है सीएसीपी, इसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ध्यान रखेंगे, सीएसीपी या कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हो गया कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे, है ना, अर्जुन सिंह धुर्वे ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक है। हाँ, ध्यान रखेंगे, अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा बैगा नृत्य से संबंध रखते हैं। हालांकि ये 2022 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में है कि कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुगल काल से कभी आप पढ़ेंगे, आप जब भी पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे सिर्फ इसके बारे में, बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, मुख्य रूप से इस सब बारे में पढ़ते हैं। कारण इसका भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सवाल बनता है यहीं से। लेकिन कभी कभी इसके बाद आने वाले जिसको बोलते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, वहां से सवाल बन जाता है ना। वही सवाल दिया हुआ है कि मुगल का सम्राट कौन था जो संगीतकार और हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था। तो इसका आंसर जगह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अपने संगीत में खास करके अपने दरबारियों को भी नचाता था और खुद कभी कभी नाचता था। तो ये महान संरक्षक था। और एक अगर रहेगा शाहजहां के बारे में, तो इसका जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये शादी किया था अर्जुमंद बानो बेगम से, और इसी का नाम बाद में पड़ गया मुमताज महल, और इसी का नाम पर बड़ा ताजमहल बनाया गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे, मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम थी जो शाहजहां की पत्नी थी, है ना। और शाहजहां ये बनाया था आगरा ताजमहल, इसके अलावा आगरा बनाया था शीश महल, इसके अलावा बनाया था लाल महल, है ना। ये सब बनाया था कौन? शाहजहां। शाहजहां के बारे में बहुत सवाल पूछता रहता है, करता रहता है कि शाहजहां को द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है क्या? द्वितीय स्वर्ण युग। तो ध्यान रखेंगे, किसके कार्यकाल को कहा जाएगा द्वितीय स्वर्ण युग? तो शाहजहां के कार्यकाल को। ठीक, चलिए आगे आते हैं। 14 क्वेश्चन में है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। हाँ, संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 12 जुलाई 1947 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे, 12 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। यही रहेगा राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो आप रखेंगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। 15 में है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है। राज्यसभा में बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो तो इसके लिए 35 वर्ष चाहिए, है ना। अगर लोकसभा में जाना हो तो 25 वर्ष होना चाहिए था, है ना। और अगर ग्राम सभा में किसी पंचायती राज में भाग लेना है तो उसके लिए 21 वर्ष है, जैसे मुखिया हो गया, है ना, तो इसके लिए 21 वर्ष। क्वेश्चन आगे है कि राणा प्रताप सागर जलविद्युत संयंत्र, हाँ, राणा प्रताप सागर जलविद्युत संयंत्र कहाँ पे, मतलब किस राज्य में है? यह है राजस्थान में, है ना। राजस्थान में चंबल में है राणा प्रताप सागर जलविद्युत संयंत्र। 17 में है पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन है पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य द्वारा संचालित नेटवर्क है ना। पैलेस ऑन व्हील्स चलता है राजस्थान में, है ना। राजस्थान के कुछ शहर में जोड़ा गया है पैलेस ऑन व्हील्स, जिसमें से हो गया जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, है ना, जैसलमेर, जयपुर, है ना, और एक हो गया उदयपुर, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब इसमें शामिल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हाँ, हीराकुंड बांध रहेगा तो ये रहेगा उड़ीसा में, महानदी पर, है ना। एक रहता है सबसे ये अच्छा हीराकुंड बांध है क्या? सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। एक रहेगा सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध, जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। एक रहेगा सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन बांध, तो याद रखेंगे कल्लनई बांध जो है सबसे प्राचीन और सबसे पहला बांध है। कल्लनई तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी नदी पर, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वतंत्रता या प्रांत की बात जब भी आएगा तो सीधे सीधे करना 1935। जब भी प्रांत की बात आएगा तो करना है 1935। हालांकि 1935 के भारत शासन जो अधिनियम था उसमें बहुत सारा बात जोड़ा गया है और वहां से कई सवाल बनते रहते हैं हर बार एग्जाम में। तो
जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, हम लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। देखो 35 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें सबसे पहले तो यही ऐड करते हैं कि प्रांतीय स्वराज्य को शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे 35 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको किया गया समाप्त। प्रांत में द्वैत शासन को किया गया समाप्त और प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया, ये 35 में कहा गया था। ठीक है, इसके अलावे प्रांत में 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही कुछ बात जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व होता है उसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करना है क्या विस्तार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का करना है क्या विस्तार, 35 में कहा गया। इसके अलावा 3 बातें, एक याद रखेंगे आप आरबीआई जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक भारत में जो बना है न्यायालय, उच्च न्यायालय है ना, भारत में न्यायालय, एक आरबीआई और एक संघ लोक सेवा आयोग, या तो संघ लोक सेवा आयोग रहे या राज्य लोक सेवा आयोग, सीधे बोलेंगे लोक सेवा आयोग। तो 3 बात, लोक सेवा आयोग, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक और एक याद रखेंगे उच्च न्यायालय, ये तीनों का गठन किया गया था इसी 35 के शासन अधिनियम के तहत। ये तीनों हो गया। एक याद रखेंगे एक और इसी में जोड़ा गया था अखिल भारतीय एकजुटता संघ, अखिल भारतीय एकजुटता संघ में शासन किया गया था, इसी में याद रखेंगे। और इसके अलावा इसी में लागू किया गया था भारत में द्विसदनीय प्रणाली, मतलब कि भारत में 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, मतलब कि राज्यसभा और एक लोकसभा, ये भी कहा गया था 1935 के अधिनियम में ही। और इसी अधिनियम में खत्म कर दिया गया था ब्रिटिश में जो चल रहा था भारत परिषद, उसको खत्म कर दिया गया था। तो ये सब बात कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। यहां से अगर इतना याद है तो सवाल यहां से नहीं छूटेगा। ठीक, इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। हाँ 1800, देखो जब भी अभी तुम लोग को गौर करना भाई, 1897 जो क्रांति हुआ है उसके पहले जितने भी एक्ट आए हैं, 1857 के पहले जितने भी एक्ट आया है उसको बोला गया था चार्टर एक्ट। देखेंगे किताब में लिखा रहेगा, पहला आया था किसको बोला था, गया था क्या चार्टर एक्ट। लेकिन 1857 क्रांति के बाद जितने भी रहेगा उसका लिखा रहेगा भारत शासन अधिनियम, है ना। तो अंतर क्या हुआ, अंतर यही हुआ कि भारत शासन अधिनियम क्यों लिखा गया, इसलिए कि 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश सांसदों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत को किसी न किसी तरह से अपने से रेगुलेट करना है, अपने से कंट्रोल करना है। तो उसका जो बाद में आता था उसका नियम बन के बिल, उसमें लिखा हुआ था भारत शासन अधिनियम, जैसे जबकि उससे पहले दिखेगा भारत चार्टर एक्ट, ठीक ना, चार्टर अधिनियम। तो हम बात कर रहे थे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें कहा गया, पहली बार जोड़ा गया क्या कि भारत में जो है, भारत में विधान परिषद की स्थापना किया जाएगा, मतलब कि ब्रिटिश सरकार में जो है किया गया क्या 12 सदस्यीय, याद रखेंगे 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किया गया, पहला बात। दूसरा बात रखेंगे कि जो 12% की विधानसभा होगा उसमें जो है भारत के ही किसी क्षेत्र से या प्रांत से उसके सदस्य रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए इसी में ऐड किया गया, अच्छा लगा कि इसको लिख के नोट कर लेना कि इसी में 1853 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया था, इसी के क्षेत्र के कि क्षेत्रीय प्रावधान किया गया था, क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रावधान दिया गया था, कहां पे, इस 1853 के चार्टर एक्ट में, ध्यान रखेंगे, है ना। और पहली बार इसी अधिनियम में, इसी एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा शुरू किया गया था, मतलब कि अब सीधी भर्ती नहीं होगी, अब भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू किया जाएगा। तो इसी अधिनियम में शुरू किया गया था 1853 में, ध्यान रखेंगे। और एक अधिनियम 1892 के अधिनियम में बहुत बड़ा सवाल पूछता रहता है एक बार कि किस अधिनियम में भारतीय परिषद को दिया गया था छूट कि ये बजट पर या आर्थिक जो समीक्षा होती है उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये दिया गया था अधिकार इसी में 1892 के अधिनियम एक्ट में, ध्यान रखेंगे। तो बजट पर चर्चा करने का पहली बार भारत को अधिकार मिला कब, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, है ना। और इसी में कहा गया था, इसी में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था, ठीक। तो यहां जितना भी क्वेश्चन किए हैं इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आजादी से पहले
अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हाँ, अभी हम बात कर रहे थे 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, है ना, उसमें अध्यक्षता किए थे क्या? जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय घोषणा कर दिए थे कि भारत को स्वाधीनता चाहिए, भारत स्वाधीन हो गया है ना। और उसी के बाद मतलब कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत पहला बार मनाया था स्वाधीनता दिवस और झंडा फहराया था। ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 26 जनवरी 1930 को। 21 में है कि गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? हाँ, गरबा। गरबा कहा जाता है कहाँ पे? गुजरात में। और कहाँ पे? दुर्गा पूजा के समय, मतलब कि नवरात्रि के समय। पोंगल एक त्योहार है साउथ इंडिया में, मतलब कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। क्या पोंगल जो क्या है? फसल उत्सव है ये, है ना। दिवाली तो सब जानते हैं मनाया जाता है भारत के नवंबर महीने में, है ना। और बिहू असम में मनाया जाता है, उसमें से खास करके एक नाम रखेंगे, रोंगली बिहू। रोंगली बिहू को मनाया जाता है असम में नव वर्ष के रूप में, जैसे हम मनाते हैं 1 जनवरी में, वैसे ही मनाता है ये सब रोंगली बिहू नव वर्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाँ, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ध्यान रखेंगे, 22 मार्च को जल दिवस भी और 22 मार्च को ही बिहार दिवस ही, लेकिन यही रहेगा 22 अप्रैल तो उसमें मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। एक है 5 जून, उसमें होता है पर्यावरण दिवस, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? हाँ, कभी कभी ये आप पढ़े होंगे कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हाँ, यही क्वेश्चन था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो इस सेंटेंस में भारत के सभी समुद्री सीमाओं को बांध लिया गया है ना। कैसे कैसे? तो देखिए, पंजाब हो गया सबसे ऊपर में, फिर उसके नीचे का जो आता है सिंध, है ना। तो पंजाब सिंध, फिर नीचे में गुजरात, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, और फिर नीचे में गोवा का हल्का सा कर्नाटक चला आता जो मराठा हो गया, है ना। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा। द्राविड़, द्रविड़ होता है पूरे साउथ इंडिया, मतलब कि तमिल निचला भाग भी अगर का है तमिलनाडु, और थोड़ा सा ऊपर आके आंध्र प्रदेश है, वहां तक आएगा द्राविड़, है ना। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़, और फिर आता है थोड़ा सा ऊपर रहता है उत्कल, मतलब उड़ीसा। उत्कल हो गया क्या? उड़ीसा। द्राविड़ उत्कल बंगाल, मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से सब सीमाओं को बांध दिया गया है ना। यही इसकी विशेषता है राष्ट्रीय गान की, है ना। ध्यान रखेंगे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ होता है पूरे साउथ इंडिया का, उत्कल उड़ीसा, बंगाल मतलब बंगाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहू राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार। हाँ, अभी तो बताया था, चर्चा कर रहे थे, बिहू कहाँ के हैं? असम के, है ना। बिहू 3 प्रकार के होता है असम में, एक रोंगली बिहू, एक कोंगली बिहू, एक बिहार बिहू, है ना। तीनों रखेंगे, ये सब तीनों होता है कहाँ पे? असम में, रोंगली, कोंगली और बिहार। जो रोंगली होता है उसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो कोंगली होता है वो उसमें अथी की पूजा किया जाता है, तुलसी की पूजा किया जाता है। और जो बिहार बिहू होता है वो फसल उत्सव है, ध्यान रखेंगे। इसी बात करते हैं अगर नागालैंड, नागालैंड में बहुत फेमस त्योहार है, इसको बोलता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल आया था कहाँ पे? नागालैंड में। बात करते हैं मिजोरम के, तो मिजोरम में बहुत फेमस एक त्योहार है, इसका नाम है क्या? चाप चरकुट। मेघालय में है, सॉरी मिजोरम में कौन? चाप चरकुट है ना। और एक है मणिपुर में, तो मणिपुर में रखेंगे, रखिएगा मनी लाई। मनी लाई मतलब कि लाई हरोबा, है ना। लाई हरोबा बहुत फेमस त्योहार है, कहाँ का? मणिपुर के। इसके अलावा संगाई, यही भी मणिपुर का ही एक बहुत फेमस त्योहार है, लाई हरोबा और सांगाई। और एक और अगर आप रख सकते हैं तो इसको आदर लेना भाई, कि एक हो गया लाई लाई हरोबा, एक हो गया संगाई, और एक आदर लेंगे याया सांग, ये भी मणिपुर का ही त्योहार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। बाकी इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 से 56। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब? 56 से 61। तीसरा 61 से 66। चौथा यहाँ पर रहते हैं 69 से 74, चौथा, है ना। पांचवा पूछेगा, है ना, इसको लिख देते जल्दी से, है ना। एक बजे जल्दी लिख लेते हैं। पहले रहेगा कब?
पहला रहेगा 1951 से 56 तक, है ना। दूसरा रहेगा 56 से 61 तक, तीसरा रहेगा 61 से 66 तक, फिर रहेगा 3 गो योजना अवकाश, मतलब जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, मतलब कि 66 से 67 रोलिंग प्लान, 67 से 68 रोलिंग प्लान और 68 से 69 रोलिंग प्लान था। ये तीन गो जिसको बोलते हैं योजना अवकाश रोलिंग प्लान, ठीक। आते 69 से लेकर के 74 तक, चौथा पंचवर्ष योजना। पांचवा का नाम हो जाएगा कितना, 74 से 78 तक। ध्यान रखेंगे पांचवा पंचवर्ष योजना 4 वर्ष तक ही था, उस पर खत्म कर दिया गया था। कारण था क्या कि इस समय कांग्रेस का सरकार गिर गया था और बन गया था मोरारजी की सरकार, आम जनता पार्टी की सरकार। तो इस योजना को क्या किया, बंद कर दिया पंचवर्ष योजना को, है ना। तो 84 74 में क्या हो गया ये, सॉरी 74 से 78 में क्या किया, खत्म कर दिया गया, है ना। और 78 से 79, 79 से 80 तो चलाया गया फिर से नवरत्न योजना, चलाया फिर से दूसरा क्या, अनवरत योजना, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। और फिर से जनता पार्टी की सरकार गिर गया, मतलब कांग्रेस की सरकार हट गई, फिर से कांग्रेस, तब फिर से लाया गया क्या, फिर से 1980 में लाया गया, फिर से पंचवर्ष योजना 80 से 85 और फिर 85 से 90। आज चला है कौन, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां हो गया क्या, 85 से 90। आठवां पंचवर्ष योजना बात करेंगे तो 90 से नहीं, 92 से 92 टू 97, है ना। ध्यान रखेंगे 90 से 91 और 91 से 92, ये 2 वर्ष फिर चला है अनवरत योजना, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, है ना। तो समय समय पे रोलिंग प्लान आते रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक मंदी आया था, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा था यही, है ना, सवाल यही पूछा था कि इस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे जाएंगे कौन, मानव संसाधन में जाते हैं नरसिम्हा राव, है ना। एक सेकेंड, हाँ जाएगा कौन, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हालांकि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछेगा NITI, तो NITI का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ते हैं। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। हाँ, अकबरनामा का अनुवाद किसने किया, सबसे फेमस क्वेश्चन। तो अकबरनामा का अनुवाद किया है अंग्रेजी में हेनरी बेब्रिज। हेनरी बेब्रिज नाम के अंग्रेज किया था इसका वैज्ञानिक अंग्रेजी में अनुवाद, है ना। यही दो क्वेश्चन और पूछता है ना। एक रहेगा महाभारत का और एक रहेगा रामायण का। तो ध्यान रखेंगे महाभारत के फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर, महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था कौन, अकबर, और उसका नाम रखा गया था रज्मनामा, रज्मनामा। और किया था कौन, तो किया था एक अबुल हसन और एक बदायूनी, दोनों मिलके अबुल हसन और बदायूनी। यही रहेगा रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो ध्यान रखेंगे करवाया था कौन, अकबर, और किया था बदायूनी, बदायूनी, ठीक। 28 क्वेश्चन में है कि कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन था। हाँ, पाल वंश की स्थापना तो किया था गोपाल, ये तो सब जानता है। लेकिन उस समय के क्षेत्र में कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था ना जो बहुत उपजाऊ था, वहाँ की मिट्टी जो बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि वहाँ से अगल बगल से सब नदियाँ बह रही थी, है ना। तो नदी का क्षेत्र जो अगल बगल क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है। तो उसी उपजाऊ भूमि को लेने के चक्कर में आपस में सभी राजा लड़ाई कर रहे थे। उसमें से कौन कौन लिया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उस लड़ाई को बोला गया था त्रिकूट संघर्ष। कन्नौज का त्रिकूट संघर्ष रहेगा या सिर्फ त्रिकूट संघर्ष रहेगा। तो उसमें था एक पाल शासक, जिसका नाम है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन में, धर्मपाल। पाल वंश का शासक था कौन, धर्मपाल। एक रहेगा आपका ऑप्शन में गुर्जर के प्रतिहार वंश, गुर्जर के प्रतिहार वंश का नाम था वत्सराज, का नाम जो वत्सराज, ध्यान रखेंगे, है ना। या तो उसी का नाम कहीं कहीं पे नाराय भी दिखता है। और एक उसमें था राष्ट्रकूट वंश के, राष्ट्रकूट वंश का एक था ध्रुव, है ना। या तो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कृष्ण भगवान को बोलते हैं क्या, कृष्ण भगवान का नाम नहीं, कृष्ण तृतीय लिखा है, कृष्ण तृतीय रहेगा लिखा हुआ, है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो 3 वंश, एक पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश और एक गुर्जर प्रतिहार वंश, तीनों मिलकर लड़ा था कन्नौज में, कन्नौज की लड़ाई। हालांकि उसमें जीता था कौन, उसमें जीता था कौन, राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव तृतीय, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, यही नहीं एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। हाँ, 29 में है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत
नाटू नाटू, अच्छा ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ था, नाटू नाटू है ना, इसका रचनाकार कौन है, तो एम एम कीरवानी थे इसके रचनाकार, एम एम कीरवानी, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। 30 में है कि भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ। हाँ, ये 86वां संविधान संशोधन इतना फेमस है कि वहां पर पूछता रहता है ना, इस बार तरह का क्वेश्चन भी पूछा था ये, है ना, तो ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन जो प्रभावी हुआ वो था 2002, और इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है, और इसको जोड़ दिया गया अनुच्छेद 21 के 1 में। 31 क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ है। हाँ, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला जो है वो है बंगलुरु में है, बंगलुरु में, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में है लच्छू महाराज। अच्छा, ये है क्वेश्चन कि लच्छू महाराज किस नृत्य से, मतलब किसके निर्देशक थे, किस नृत्य के निर्देशक थे, है ना, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे है कथक नृत्य से। देखो, लच्छू रहे, अच्छू रहे, अच्छन रहे, गुरु सुखदेव रहे, है ना, ये सब जितना भी महाराज वाला आएगा लगभग लगभग वो सब रहता है कथक नृत्य का, कथक नृत्य का। हालांकि इसका हम ट्रिक बनाए हुए हैं, एक दिन कर देंगे सारे ट्रिक से कि कौन कौन से नृत्य से कौन कौन से आदमी जुड़े हुए हैं, उससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। 33 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसको बोलते हैं आप यूसीसी, जो अभी चर्चा में रहता है यूसीसी, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे, आर्टिकल 44 मतलब आर्टिकल 44 से, है ना। अब नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, इसका चर्चा कई जगह पे करता है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एक से लेकर के मतलब शुरू से लेकर के अंत तक बढ़ते हैं। देखो, नीति निर्देशक तत्व जो है वो है आर्टिकल 31 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, और किस किस आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई है हर एक एग्जाम में पूछा रहता है, तो इसको क्यों ना एक बार शुरू से फिनिश कर लिया जाए। देखो, आर्टिकल 36 में है नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा दिया हुआ है, आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आर्टिकल 38 में सबसे पहले हवाला देते हैं, आर्टिकल 38 में कहा गया है क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 38 में बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन इस बात रखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना आर्टिकल 38 में 31 में, है ना। इसके अलावा 38 में ही कहा गया है कि देश के या राज्य के किसी भी क्षेत्र में संसाधन है तो उस संसाधनों का सभी लोगों में समान रूप से बंटवारा करना, संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करना आर्टिकल 38 में ही कहा गया है। और आर्टिकल 38 में ही, मतलब कि 38 में ही कहा गया है कि आय की असमानता को दूर करना, आय की असमानता को कम करना, ताकि सब में आय का समान वितरण होगा तो अपने आप देश तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेंगे, है ना। इसी से हुआ क्या, इसी से हुआ कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो आर्टिकल 38 में तीनों बात पता रखेंगे अच्छे से, क्योंकि तीनों सवाल पूछते रहता है। अब आते हैं आर्टिकल 39 में, 39 में कहा गया है, 39 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देगा, निःशुल्क और समान विधिक सहायता का वर्णन कहा गया है आर्टिकल 38 में। 39 में कहा गया है। 40 में आते हैं, 40 में तो हो गया ग्राम पंचायत का गठन, 40 में हो गया ग्राम पंचायत के गठन, है ना। और 41 में हो गया क्या, 41 में रहता है सभी लोगों के लिए काम की व्यवस्था करवाएगा राज्य सरकार, ये हो गया 41 में। 42 में होता है कि काम के लिए मानवोचित और उचित दशा, काम के लिए मानवोचित और उचित दशा हो जाएगा कहाँ पे, 42 में। और इसी 42 में कहा गया था कि प्रसूति को जो मिलता है अवकाश, कहीं पे नौकरी पेशा कर रही है महिलाएं तो उसको गर्भावस्था में या प्रसूति के लिए छुट्टी मिलता है, वो इसी आर्टिकल के तहत मिलता है, आर्टिकल 42 आ जाकर। तो प्रसूति में जो अवकाश मिलता है 42 के तहत, है ना। क्यों, इसलिए उसमें कहा गया है काम के लिए मानवोचित और उचित दशा, मतलब कि काम के लिए सही दशा रहेगा तभी वो काम कर सकता है, जबरदस्ती उसको बिना काम नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी मजदूर को रखा काम करने के लिए और बीमार पड़ा हुआ है वो सब काम करवा रहे हैं, वो इलीगल हो जाएगा। तो ये हो गया 42 में। 43 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य में रह रहे सभी लोगों के लिए काम उपलब्ध करवाना, है ना, ध्यान रखेंगे। 42 में बढ़िया क्वेश्चन है 43 में। और 43 के कई काम में कहा गया है, ये जोड़ा गया था बाद में, हालांकि 42वां संशोधन जोड़ा गया था 43 के काम में। इसमें कहा गया था कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 के 1 या काम में। 44 में तो वही हो गया फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी क्वेश्चन में था। 45 में होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
45 में। 46 में होता है आपको कि देखो SC ST और दुर्बल वर्ग, 46 बोल रहे हैं SC ST और दुर्बल वर्ग को आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से समानता और उसको तरक्की करवाना, मतलब कि एक समान स्तर पर लाना, याद रखेंगे 46 में। 47 में है कि राज्य अपने राज्य के लोगों को पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करे। 47 में 47 में एक और बात कहा गया है, उसी में कहा गया 47 में ही कि वन पर्यावरण आदि के सुरक्षा का देखभाल करना, ये हो गया 47। 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन के बारे में, और 48 के 1 में कहा गया है वन्यजीव और पर्यावरण की सुरक्षा और देखभाल करना। 49 मतलब कि 49 में कहा गया है कि राज्य के स्मारकों का सुरक्षा करना, संरक्षण करना, और ये हो गया 50 में हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण, है ना, ये हो गया 50 में। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कहा गया है। तो 36 से लेकर 51 तक सवाल रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 34 में कि द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो द ब्लू अम्ब्रेला जो है वो बुक लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ब्लू अम्ब्रेला बुक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसी में एक ऑप्शन है खुशवंत सिंह जो लिखा है वो 2 बुक लिखा है ना, बार बार बोल रहे हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रूथ लव लिटिल मलाइस, है ना, ये लिखा है खुशवंत सिंह। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बहुत फेमस 2 बुक आता है, बहुत याद रखेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। एक तो जो पिक्चर बना था देवदास, वो इन्हीं का उपन्यास बना था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के, तो आप ध्यान रखेंगे इसका पहला हो जाएगा कौन, देवदास, और एक याद रखेंगे, एक इसी में याद रखेंगे चरित्रहीन भी इसी के बुक का नाम है। एक अरुंधति राय का, इसको बता चुके हैं, द कॉल ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। ठीक, 35 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? हाँ, मिल्खा सिंह की आत्मकथा जो बुक है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह का है। एक ऑप्शन है रोमांसिंग विद माई लाइफ, ये देवानंद साहब का बुक है। और एक है टू लाइव्स, ये विक्रम सेठ का बुक है, विक्रम सेठ टू लाइव्स। और एक है टच प्ले, तो इनका जो बुक है टच प्ले, इनका जो बुक है वो है आनंद पिलगांव का, प्लिनी का कुछ है बुक, इनका नाम, है ना, याद रखेंगे। 36 में हो जाएगा क्वेश्चन, डफला और लैंपो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है ना। डफला और लैंपो ये जनजाति होता है अरुणाचल प्रदेश में डफला और लैंपो फेमस जनजाति है। ठीक, चलिए 37 में है कि उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, वयस्क का बैठक है और पंचायत के अंतर्गत आता है, तो कौन लेगा? सीधा आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। बाकी राज्यसभा लोकसभा विधानसभा तो होता है, वो होगा नहीं, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, है ना। 38 में है कि अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? टोडरमल जो था, जो राजस्व का देखभाल करता था, वो था सीतापुर के, किसका? सीतापुर के, है ना। 39 क्वेश्चन में है कि हीमोफोबिया किसका डर है? हाँ, हीमोफोबिया जो है ना, इसको बोलते हैं खून का डर। जिस आदमी को खून से डर लगेगा, ब्लड से डर लगेगा, उसको बोलते हैं हीमोफोबिया, है ना। और जब किसी का लगेगा पानी का डर, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। ऊंचाई का डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया हो गया ऊंचाई का डर। और एक होता है निक्टोफोबिया, ये होता है अंधेरे का डर, किसी आदमी को अंधेरे से डर लगता है, उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया हो गया है। एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, होमोफोबिया, ये सब हो गया। और 40 में है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने किया था? ये किया था चीन के बीजिंग में हुआ था। ये जब हम बार बार आते हैं तब हर बार बताते हैं इसके ट्रिक के बारे में। जब भी आए शीतकालीन ओलंपिक या जब भी आए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये दोनों का ट्रिक बताते हैं, आप भी याद देगा और 2030 तक ये काम देगा, ऐसा ट्रिक है। तो देख लो इसका एक बार, इसका 2030 तक काम देगा अगर इसको लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तब। अदरवाइज हर बार में परेशान करता रहता है, तो क्यों ना ऐसा काम करे कि बार बार परेशान नहीं करे 2030 तक, है ना। देखो एक आधा इसका ट्रिक, ये ट्रिक रहेगा किसका? ये रहेगा ग्रीष्मकालीन का, ये रहेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होता है उसका, है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होता है, हर एक ओलंपिक गेम जो होता है 4 साल पर होता है ना। तो ग्रीष्मकालीन का ट्रिक आप रखेंगे जाफर की अम्मी गरमाया, जाफर की अम्मी गरमाया, और फिर नाम इधर बार
जाफर की अम्मी गरमाया बार बार। इस याद रखेंगे ये इस ट्रिक में छुपा हुआ है 2030 तक कि कहां कहां पे होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ठीक, जा से याद रखेंगे जापान, और फर्स्ट याद रखेंगे फ्रांस, है ना, और अभी से याद रखेंगे अमेरिका, और गरमाया तो यही हो गया ग्रीष्मकालीन, ये हो गया क्या ग्रीष्मकालीन, और बार बार याद रखेंगे ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, इसको याद रखेंगे। इसी याद रखेंगे तो जापान में हुआ था 2020 में, 2020 में कहां पे जापान में, 24 में होगा फ्रांस में, है ना, 28 में 24 और 28 में होगा अमेरिका में, और 28 और 32 में होगा कहां पे ब्रिस्बेन में। तो 20 से लेकर के 32 तक आपको याद रख सकते हैं एक ही ट्रिक में, जाफर की अम्मी गरमाया जापान, फ्रांस, अमेरिका, और गरमाया से ग्रीष्मकालीन, और बार बार से ब्रिस्बेन। 20, 24, 28, 32 लगातार सब, है ना। एक इसी बार रखेंगे शीतकालीन का, एक रखेंगे शीतकालीन ओलंपिक गेम जो होता है, ये भी होता है 4 वर्ष पर, है ना। इसमें आप रखेंगे ट्रिक पचाओ चीनी इडली ठंडी में, याद रखेंगे इसको, इसका रखेंगे ट्रिक पचाओ चीनी इडली ठंडी में, पचाओ चीनी इडली ठंडी में, है ना, ठंडी में, ठीक है, ठंडी में फ्राई करके, फ्राई करके, बस इस पर रखेंगे। तो ठंडी में हो जाएगा, ठंडी मतलब कि शीतकालीन, मतलब शीतकालीन ओलंपिक। और ध्यान रखेंगे ये शुरू होता है 2018 से शुरू करेंगे, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30। पचाओ से होता है प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में हुआ था ये, प्योंगचांग में शहर में 18 में। 2022 में होता है चीन में, 2026 में होगा इटली के मिलान शहर में, और 2030 में होगा फ्रांस में, शीतकालीन ओलंपिक। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोनों ओलंपिक गेम, एक शीतकालीन भी और ग्रीष्मकालीन भी, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस तरह से दोनों का रख सकते हैं इजीली, ज्यादा आपको समस्या नहीं होगा, है ना। ये कहाँ हो गया, अरे यार, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि भारतीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। हाँ, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो ये जगह बैडमिंटन से बहुत फेमस खिलाड़ी है, इसको देखेंगे, है ना। 42 में है गौतम बुद्ध को एक पेपर के बिछा चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में पेपर ब्रिज के नीचे, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो जल्दी कहीं पे नहीं मिलता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, मजा आएगा उसमें, है ना। सारे आ जाएंगे, बस 15 से 20 मिनट की वीडियो में गौतम बुद्ध का पूरा जन्म कुंडली खोल कर रख देंगे, है ना, ना सवाल छूटेगा नहीं। 43 में है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, मतलब कि किस मॉडल पर आधारित था। तो बार बार हम बोलते हैं जब भी आता है पंचवर्षीय योजना के बारे में, उसका डेट ईस्वी सन कब से कब तक हुआ है, कब योजना आकाश आया है, कब कब उसमें प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, ये सवाल रखिएगा, और किस किस में कौन कौन सा योजना लॉन्च किया गया था। यहाँ पे दिया मॉडल के बारे में, कौन सा मॉडल है, तो ध्यान रखें यहाँ पे है कौन यहाँ पे दिया हुआ है महालनोबिस मॉडल, मतलब कि यह कौन था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। एक बार हम जल्दी से बोल देते हैं किस किस मॉडल पर आधारित था पंचवर्षीय योजना। देखो, पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो था कौन, डैग हैमरशोल्ड, पहला था डैग हैमरशोल्ड, दूसरा महालनोबिस, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो था किस पर आधारित, इसका मॉडल का नाम था सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, तीसरा नंबर। चौथा नंबर का नाम था गॉडगिल मॉडल, चौथा नंबर का नाम था गॉडगिल मॉडल। पांचवें नंबर का नाम था, नंबर 5 का नाम था, नंबर 5 में हो जाएगा क्या, गॉडगिल मॉडल हो गया, हाँ, नंबर 5 में होगा डीपी धर मॉडल, 5 में होगा डीपी धर मॉडल, और नंबर 6 के पंचवर्षीय योजना का जो नाम है वो है लकड़ा वाला मॉडल, लकड़ा वाला मॉडल, या इसी को बोलते हैं आयात निर्यात मॉडल, आयात निर्यात मॉडल या लकड़ा वाला मॉडल, आज रखेंगे। ये हो गया 6 में, और 7 को भी याद रख सकते, 7 में होता है, 7 का जो नाम है वो है टेलर मॉडल, या इसी को बोलते हैं वकील लक्ष्मी नारायण मॉडल, है ना। तो इसको बोला गया, अच्छा इसमें, अच्छा इसका और क्या नाम है, इसका इसी का और नाम है एक क्या बोले, वकील लक्ष्मी नारायण मॉडल, या तो इसको बोलते हैं टेलर मॉडल, या तो इसी का एक और नाम है वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस का मॉडल, ठीक है। पंचवर्षीय योजना नंबर 7, तो एक शब्द कम से कम हर हाल में याद रखना है, ठीक। 44 में है कि बिहार के किस क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है बिहार में होता है रोहतास में सबसे अधिक, लगभग
82% के आसपास, 82% के आसपास नहर से सिंचाई होता है। कहाँ पे? रोहतास में। और सेकंड नंबर में होता है औरंगाबाद में। ठीक, 73%। 44 में है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय नौसेना जो है लड़ गया था 1946 में। 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना आपस में विद्रोह कर लिया था, है ना। तो ऐसा आंसर रखेंगे। 46 में है कि दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? ये किया था गुप्त वंश के सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक, इसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी का एक और नाम है विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य, है ना। तो आप देखेंगे यही जो है दिल्ली बनाया था लौह स्तंभ, क्योंकि वहां से इसका साक्ष्य भी मिला है, साक्ष्य मिला है कि वहां से सबसे अधिक बनाया था सोना के सिक्का और सोना की मूर्ति भी इनका मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुछ शासक था ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, ये तो चौड़ाई होता है 2 फीट और चौड़ाई लंबाई होता है 3 फीट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो 2-3 का रेशियो। और 48 में है कि लौह स्तंभ किस स्थान पर है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जैसा बेटा दिल्ली, गुप्त काल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य द्वितीय, है ना, दिल्ली में मिला था लौह स्तंभ। 49 में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है ना। अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 जो है वो किससे संबंधित है? तो आज रखेंगे 18 में है उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है एलिमिनेशन, मतलब कि एलिमिनेट मतलब कि अंत या हटाना। ठीक है, तो उपाधियों का अंत हो गया आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में होता है, बहुत सारा आर्टिकल 19 में है बोलने का, प्रेस करने का। देखो 19 में जो है ना ट्रिक याद रखिएगा, आर्टिकल 19 में एक ट्रिक है, उसको रख सकते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या क्या अधिकार दिया हुआ है। बच्चा लोग सब अपना भूल जाता है सब, ऐसा रखना, है ना। देखो आर्टिकल 19 में याद रखेंगे एक ट्रिक, इसको बोलते हैं बोल प्रेस, इसको बोलते हैं बोल प्रेस, शांति सभा, संघ आवा, संघ आवा, और फिर याद रखेंगे निवेश से व्यापार होगा। ठीक है, बस याद रखना है, बोल प्रेस, शांति सभा, संघ आवा, निवेश से व्यापार होगा। कैसे कैसे? देखो बोलने की और प्रेस करने की, समाचार पत्र पढ़ता है, टीवी न्यूज आता है, उसको बोलते हैं प्रेस, है ना। तो बोलने का कहीं से बोल सकते हैं, आप प्रेस कहीं स्वतंत्रता होता है आर्टिकल 19 के 1 में, 19 के 1 में बोलने का और प्रेस का। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है आपको 19 के बी में। संघ बनाने का, कहीं पे ग्रुप बनाने का अधिकार है आपको 19 के सी में। आवास होता है आवागमन, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, जा आ सकते हैं, आवागमन का अधिकार कहाँ पे आपको 19 के डी में, मतलब कि 4 में, है ना। और 5 में है निवेश करने का, कहीं निवास करने का, कहीं पे आप जाकर अपना घर बना कर रह सकते हैं। तब जब आर्टिकल 370 हट गया था, तब बहुत सारे लोग बतला गया था कि जम्मू कश्मीर में जाके हम घर बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी का बना नहीं। तो वही कारण था, पहले के वहाँ थोड़ा सा रूल अलग था कि जम्मू कश्मीर में कोई निवास नहीं कर सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हो, किसी भी रीजन से आते हो। लेकिन अब जब वहाँ पे 370 हट गया, तब वहाँ पे जाके आप घर बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य में जाकर आप निवास कर सकते हैं, वो अधिकार देता है कहाँ पे? वो अधिकार देता है आपको 19 के 5 मतलब कि ई में। और ई से सी से रखेंगे संपत्ति का अधिग्रहण था एफ में, 19 के एफ में था संपत्ति का अधिग्रहण, जिसको हटा के कर दिया गया है 300 के 1 में, जिसका नाम दिया गया वो कानूनी अधिकार, वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, आप संपत्ति रखना आपका कानूनी अधिकार है। हाँ ठीक है, 301 में। और व्यापार से होगा, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जीविकोपार्जन कर सकते हैं, कोई भी कृषि कार्य कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, काम करने का अधिकार है आपको कहाँ पे? EFG में, है ना। तो इस तरह से आप 19 में सभी अधिकार को अदा सकते हैं। 19 में हो गया। 20 में है अपराध के लिए तो सिद्धि का अधिकार, 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में, है ना। 21 के ही काम में है आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 21 के काम में। 22 में हो जाता है निवारक और निरोध अधिनियम, 22 में। 23 में होता है मानव के लिए दुर्व्यापार और बलात्संग का निरोध करना है, 23 में। 24 में होता है जोखिम भरे स्थानों पर कल कारखानों में बच्चों को काम करना है, मना करना, 24 में, है ना। आर्टिकल 25 से 28 तक होता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में है कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। 26 में होता है कि आप अपने धर्म के अनुसार उसका संघ मान सकते हैं। 27 में है
उसके धार्मिक संस्थानों में आप जो जमा किया हुआ पैसा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और 28 में है कि धार्मिक शिक्षा को आप किसी संस्थान से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे के अधिकार दिया गया, उसको आप देखेंगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये हो गया 59 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट में है मेरा सब क्वेश्चन कि अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है। अमेरिका जो गृह युद्ध हुआ था वो था 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था अमेरिका का गृह युद्ध, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक के बिहार एसएससी के एलडीसी लेवल का, जिसको बोलते हैं इंटर लेवल का एसएससी का सेट नंबर दूसरा का पूरा जीके जीएस होता है कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए, मजा करिए। बाय बाय, जय हिंद।